हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट के बारे में, जिसको लीज डीड भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और रेंट एग्रीमेंट के अंदर हमें किन किन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए ताकि भविष्य में मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही कोई असुविधा ना हो। उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको और सुरक्षा महसूस होती है तो फिर आप अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होता है उसके क्या क्या फायदे मिलते हैं और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या शुल्क आता है। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड हर पहलू को आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि सर हमें रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, आप सजेस्ट कीजिए। तो मैं हमेशा उनको यही सजेस्ट करता हूं कि आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, क्योंकि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो सिंपल रेंट एग्रीमेंट या नोटराइज रेंट एग्रीमेंट होता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। सामने वाली पार्टी ये कह सकती है कि मेरे से गन पॉइंट पे या जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं, पर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड में जो आप साइन होते हैं वो कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रार के सामने करते हैं, तो वहां पे मुकरा नहीं जा सकता। और दूसरा, किसी भी डिस्प्यूट होने पर उसकी फुल वैल्यू होती है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मेरा सजेशन यही होता है कि आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड कराइए। लेकिन लोग इससे कतराते हैं। कतराने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता है। नोटराइज एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बन जाता है, एक नोटरी आपको करानी है और ड्राफ्टिंग करानी है। मैक्सिमम 500 रुपए में आपका एक नोटराइज एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। लेकिन यदि आप जो है एक लीज डीड या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाते हैं तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा आता है। तो इस वजह से लोग इससे बचना चाहते हैं कि भाई इतने हजारों रुपए क्यों देने, 400-500 रुपए का एक नोटराइज एग्रीमेंट करवा लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो जो बचत होती है वो भविष्य में भारी पड़ जाती है यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए। कई बार डिस्प्यूट होने पर लैंडलॉर्ड की लाखों रुपए की प्रॉपर्टी चली जाती है और कई बार किराएदार को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि आप एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज डीड कराएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लीज डीड करने की प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो व्यक्ति अपनी स्पेस देता है उसको लेसर कहा जाता है और जो व्यक्ति किराए पर स्पेस लेता है उसको लेसी कहा जाता है। इसके बाद इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाती है इसकी ड्राफ्टिंग में। वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए, वही सब इसमें डाली जाती है कि भाई कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, कितना रेंट होगा और क्या उसका टेन्योर होगा, क्या कंडीशंस होंगी, व्हाइट वॉश कौन करवाएगा, बिजली का खर्चा, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, वो सब किसका होगा, किराएदार का या लैंडलॉर्ड का। मतलब एवरी कंडीशन जो कि रेंट एग्रीमेंट की होती है वो सारी लीज डीड में भी मेंशन होती है। इसके बाद दोस्तों, इस लीज डीड को रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एंट्री करानी पड़ती है जिसे पीडीई कहते हैं। ये ऑनलाइन एंट्री हो जाती है और उसके बाद जो भी आपकी बार एसोसिएशन होती है वहां का एक आपको कूपन लेना है और उस कूपन के ऊपर लीज डीड का जो है आपको फर्स्ट पेज प्रिंट करना होता है, ये जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, जो इसका शुल्क होता है ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ये शुल्क वेरी करता है, हर स्टेट में अलग अलग निर्धारित है। मैं अपने यहाँ का एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पर जो शुल्क है वो ये है कि जो आपका टोटल किराया हो, जनरली जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है या लीज डीड होती है वो 12 महीने या इससे ज्यादा के लिए की जाती है। तो जितने भी मंथ के लिए आप लीज डीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप 12 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड कर रहे हैं, तो 12 महीने का जो भी आपका रेंट बनता है, यानी कि मान लेते हैं कि आपका रेंट 10,000 रुपए मंथली है, तो 12 महीने का जो आपका रेंट हुआ वो 1,20,000 रुपए हो गया। अब इस 1,20,000 रुपए पे 2% आप निकाल लीजिए, ये 2% आपको स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन शुल्क जो होता है ये भी आपके टोटल रेंट का 2% है, यानी कि 1,20,000 का 2% आप निकालेंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी वो लोग जोड़ते हैं पर पेज के हिसाब से, कितनी बड़ी आपकी लीज डीड है, यानी कि आप मान लीजिए 2% प्लस 500 रुपए आप इसमें और ऐड कर लीजिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क बनता है।
इसके बाद दोस्तों लीज डीड या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने की पूरी प्रक्रिया वैसे ही होती है जिस प्रकार से आपकी सेल डीड या जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है। यानी कि इसके अंदर सारी पार्टियों को विद विटनेस कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे, आपकी कंप्यूटराइज फोटो खींचेगी, यानी पूरी की पूरी वही प्रक्रिया जो जमीन या मकान की रजिस्ट्री के टाइम आप फॉलो करते हैं वो यहाँ पे भी आपको फॉलो करनी है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप किसी एडवोकेट को इसके लिए हायर कर लें, क्योंकि ऑनलाइन एंट्री करानी और लीज डीड की प्रोफेशनल जो है वो ड्राफ्टिंग करनी यदि आप खुद करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे। और लीज डीड के केस में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोफेशनली उसमें डाले जाते हैं ताकि भविष्य को ध्यान में रखा जा सके, वो आम आदमी के समझ में नहीं आ सकते। तो बेहतर होता है कि इस तरह की जो डीड्स होती हैं ये आप एडवोकेट के माध्यम से ही करवाएं। इसके बाद जो एडवोकेट होगा वो आपकी ऑनलाइन एंट्री भी करवाएगा, सारी प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जा करके आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लगवा के सारा काम करेगा। लास्ट में आपकी जो डीड होगी वो कलेक्ट करके आपको हैंडओवर करेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नोटराइज एग्रीमेंट और लीज डीड के केस में बहुत फर्क होता है। नोटराइज एग्रीमेंट के केस में जो एडवोकेट होता है जनरली आपसे 200-300 रुपए लेकर के आपका एग्रीमेंट बना देता है, लेकिन जब लीज डीड की बात आती है तो यहाँ पर जो एडवोकेट की फीस होती है ये 2500 से ऊपर जनरली होती है। बाकी ये एडवोकेट टू एडवोकेट पे भी डिपेंड करता है, कई एडवोकेट 5000 भी मांग लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक जनरल फीस जो मैं आपको बताऊं 2500, 3000, 3500 रुपए इस तरह से एक एडवोकेट किसी भी रजिस्टर्ड डीड पर चार्ज करता है। और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि इसी काम को यदि आप दिल्ली में कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ये काम महंगा होगा, एडवोकेट की फीस भी ज्यादा होगी। हो सकता है वह एडवोकेट इस काम के 8000 भी मांग ले और यही काम आप किसी छोटे शहर में कराते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है एडवोकेट की फीस भी थोड़ी कम रहेगी। तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, एडवोकेट टू एडवोकेट भी डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर आप इसके लिए नहीं रख सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पूरी लीज डीड कराने में एडवोकेट का पूरा दिन चला जाता है। तो जाहिर सी बात है इसकी फीस तो नोटराइज एग्रीमेंट के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए यदि आप किसी अच्छे एडवोकेट से इस काम को करवाते हैं तो कम से कम आपको 2.5 से 3, 3500 रुपए तक उसको देने पड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप लीज डीड कराते हैं तो कई बार ये होता है कि लीज डीड लंबे समय के लिए भी होती है। यानी कि अधिकतर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, जब कोई कंपनी आपकी स्पेस लेती है तो 10 साल या 15 साल की लीज डीड भी कर लेती है। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को लीज कर रहा है वो उसका स्वयं मालिक है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो किसी और की प्रॉपर्टी की लीज डीड आपके साथ कर ले, क्योंकि लीज डीड करने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो कि उसका स्वयं मालिक हो। साथ ही साथ दोस्तों लीज डीड या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कराते टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी पर कोई केस तो नहीं चल रहा, किसी भी कोर्ट में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन तो नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जो कि डिस्प्यूट में हो। ये सारी बातों की जांच करने के बाद ही आप लीज डीड करना, क्योंकि जो लीज डीड या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है यदि ज्यादा वर्षों के लिए किया जा रहा है और जो किराया है, किराए की धनराशि बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है। यानी कि अधिकतर कॉमर्शियल में देखा जाता है कि 15-15, 20-20 लाख की भी लीज डीड होती है। तो यदि आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि जिस प्रॉपर्टी की आप लीज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का ओनर वही व्यक्ति है या नहीं, और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरह के विवाद में तो नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा लीज डीड और नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है और लीज डीड कराने के आपको क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों आप अपनी पर्सनल राय के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।